हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं लीजिंग चैप्टर और हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं सिलेबस 2016 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस। ओके, तो इसी सीरीज में हमने क्या कर लिया था, लीजिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है और एग्जाम में अगर आता है तो आपको फंसा लेगा। क्यों फंसा लेगा, जरा देखो। इस क्वेश्चन के डेटा को गौर से देखो। क्या कह रहा है सर, इसको कंप्यूटर खरीदना है, 22 लाख रुपए में खरीद सकता है या फिर लीज पे ले सकता है। लीज पे लेगा तो कितना टाइम का लीज है सर, 3 साल का लीज है, 5 लाख रुपए हर साल का है। वन टाइम पेमेंट भी है सर। ऑल्सो रिक्वायर एडिशनल वन टाइम पेमेंट 6 लाख रुपए का एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। लीज रेंट कब देना है सर, एट द एंड ऑफ द ईयर देना है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा किया इसने, एट द एंड देना है। अब उसके बाद लीज एंड होने पर लेसी क्या करेगा, लेसर को एसेट दे देगा, रिटर्न टू द लेसर। Company estimate that the computer considered for the purpose now will be worth 10 लाख, 10 लाख रुपए का होगा कब, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। मैंने कहा थर्ड ईयर में अगर 10 लाख रुपए बढ़ सकता है, लेकिन मैं तो लीज पे लिया, अगर लीज पे अगर लिया तो 10 लाख नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर खरीदा है तो 10 लाख मिलेगा। ओके, तो सर ये हमको इजी कैसे लगेगा। देखो, अभी तक पढ़ने में आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है। फिर इसने क्या कहा कि भैया एंड द प्रोसीड्स आर टैक्सेबल, जो 10 लाख मिलेंगे उस पर टैक्स दे देना। किस में, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एट द यूजुअल 50% टैक्स रेट। जो नॉर्मल टैक्स रेट है उसी के हिसाब से आप टैक्स लगा देंगे। फोरकास्ट प्री टैक्स ईयर एंड रेवेन्यू। आज प्री टैक्स बोला तो बिफोर टैक्स, ईयर एंड रेवेन्यू सर हम वैसे भी यही मान के चलते हैं ईयर एंड पे हुआ होगा। कितना कितना रेवेन्यूज क्यों दे रखे हैं सर, सर हमको तो ये कंपेयर करना होता है ना कि लीज पे लें कि खरीद लें। और खरीदने के लिए तुमको बताता हूं, खरीदने के लिए तुमको क्या दे रखा है कि तुमको क्या लेना होगा, लोन। 16% इंटरेस्ट रेट से लोन, मतलब सर बोरो प्लस बाइंग का केस हो गया और लीज का केस हो गया। बिल्कुल, अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन इसी का। और एग्जाम के जो सजेस्टेड आंसर है उसमें 2 अल्टरनेटिव्स आए थे, जिसमें एक अल्टरनेटिव यही था आंसर कि बोरो एंड बाइंग वर्सेस लीज का आंसर सॉल्व कर रखा है। बट एक्चुअल में अगली बार तुमको एक बार आंसर में दे दिया, बट अगली बार आंसर में नहीं जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बोरो वर्सेस लीजिंग का, केवल बोरो वर्सेस लीजिंग का या यूं कहूं बाइंग वर्सेस लीजिंग का क्वेश्चन नहीं है सर। ये कैसी बात हुई, देखो। फिर किसी को याद आएगा, अरे सर ये तो वो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, ये देखो रेवेन्यू यही वाले, मैं ले जाके दिखाता हूं। इधर जाओ सर, देखो इधर आओ, ये देखो सर, ये देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन 22,50,000। ये बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन आया था। 22,50,000 है सर, 25 लाख है सर, 27,50,000 है। वो 22 लाख का कंप्यूटर है जी, 5 लाख का लीज रेंट है, 6 लाख का थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट। डिट्टो वैल्यूज तक सेम है। और जब वैल्यूज सेम देखेगा ना तो बच्चा फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा सर, यहां पर कुछ डेटा अलग था। 10% ऑफ ग्रॉस टाइम रेवेन्यू था कि हम इतना भी लीज रेंट देंगे, रेवेन्यूज दे रखे थे, खर्चे दे रखे थे, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट सब सेम दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ चीजें अलग थी, जैसे ये वाला अलग था। पूछा क्या गया था, डेप्रिसिएशन का तरीका अलग था, एसएलएम लगाया जा रहा है, वहां पे भी बताऊंगा क्या करना है। और सर बताना क्या है, विच अल्टरनेटिव वुड बी रिकमेंडेड एंड व्हाई, कौन सा अल्टरनेटिव आपको रिकमेंड करना है। ओके, तो सर ये किसका क्वेश्चन था, क्या ये लीज का क्वेश्चन था? बिल्कुल, ये बोरो एंड बाइंग और उसके वर्सेस लीज का क्वेश्चन था। कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, बताना था कि किधर आउटफ्लो कम आ रहा है। ओके सर, तो ये क्वेश्चन वो था। लेकिन अब जरा देखो, अब जरा देखिएगा क्या सर, ये वाले क्वेश्चन सेम रेवेन्यू, सेम हर साल का कॉस्ट वगैरह कितना, 9 लाख रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा। कंप्यूटर की सर्विस देंगे, चाहे लीज पर लो चाहे तुम खरीदो, ये रेवेन्यू तो होना ही होना है, ये खर्चा तो लगना ही लगना है। 1 लाख रुपए का स्टार्टअप और ट्रेनिंग कॉस्ट तो लगना ही लगना है। ओके सर, और इसका टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में। जो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का स्टार्टअप का खर्चा लगेगा उसका भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा तुमको फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर क्या कहा, 16% लोन ले लेना, प्रिंसिपल इतना आएगा, इंटरेस्ट इतना होगा, टोटल इतना पेमेंट करना है। डेप्रीशिएट कैसे करना है, फर्स्ट ईयर में 60%, बाकी सारा डेप्रीशिएशन सेकंड ईयर में लगा देना। ओके सर, टोटल कॉस्ट 22 लाख, 22 लाख का 60% फर्स्ट ईयर में, बाकी सब सेकंड ईयर में लगा देंगे।
बाकी नॉर्मल बात लिखी हुई है कि भैया मैनेजमेंट आपके पास आया और पूछ रहे क्या कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड होगा। मामला ही बदल दिया, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग का केस नहीं रहा, बोल रहा है कि कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड है कि नहीं है। फिर पूछा कि विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। अब विच अल्टरनेटिव मतलब लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग। तो अगर कोई इसका डिसीजन देता है तो एक तो अल्टरनेटिव में निकल गया लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग, डन। दूसरा एक और निकल कर आया कि भाई कंप्यूटर का जस्टिफाइड है कि नहीं है, इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव है बेस्ट। तो अपने को दोनों पे जज करना पड़ेगा कि अगर हम लीज पे करते हैं, लेते हैं एसेट को, तो हमारा रेवेन्यू वगैरह कॉस्ट वगैरह सब हमको देखना है और हमें बताना है क्या हमारे लिए लीज पे लेना बेनिफिशियल है कि नहीं है। और ऐसे ही सेम चीज परचेज वगैरह करते हैं तो हमारा रेवेन्यू वगैरह कितना आता है, कॉस्ट वगैरह कितना है, और उसके केस में हमारे कंप्यूटर फिजिबल है कि नहीं है, जस्टिफाइड है कि नहीं। तो मेनली क्या कर दिया इन्होंने, अगर ये लाइन ना देते ना, सिंपल समझना, विल द कंप्यूटर्स यूज बी जस्टिफाइड, अगर ये ना लिखे केवल विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड बोलते तो मैं लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग का केस ही होता। लेकिन कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड है कि नहीं है, इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा। सर लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग में तो मुझे है ना ये देखने की जरूरत तक नहीं थी इसको, रेवेन्यू को, क्योंकि लीज पे लूंगा तब भी रेवेन्यू होगा और खरीदूंगा तब भी रेवेन्यू होगा, लीज पे लूंगा तब भी ये खर्चा होगा, बोरो एंड बाइंग करूंगा तब भी ये खर्चा होगा, 1 लाख का भी सेम कहानी है। तो इसको मैं कंसिडर ही नहीं करता, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग में तो मैं इन तीनों आइटम्स को कंसिडर ही नहीं करता। लेकिन अब मुझे इन तीनों आइटम्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बताना है कि भाई कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड है कि नहीं, कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड है कि नहीं है। समझ में आई वाली चीज। अब तो सर अभी कैसे होगा, और कुछ चीजें हैं इनकी कि भाई एनुअल डिस्काउंटेड कैश फ्लो है को नियरेस्ट रूपी में लिख देना, पी फैक्टर्स जो दे रखे हैं वो ले लेना, इंडिकेट को इनफ्लोज को क्या करना प्लस से करना और आउटफ्लोज को माइनस से कर देना या ब्रैकेट सॉल्व कर देना। जून 18 में आया हुआ क्वेश्चन, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो ऑब्वियसली बच्चे ने क्या किया होगा, इसको लास्ट के लिए रखा होगा, और नहीं रखा तो भाई उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की है। क्वेश्चन नंबर 3, क्यों बताता हूं मैं हर बार, ये बड़े वाले क्वेश्चंस बाद में करना, कैलकुलेशन इतनी होती है दिमाग घूम जाता है। ऐसे पीएम के नॉर्मल वाले क्वेश्चन जब अगर आप बाद में करोगे, डेरिवेटिव अगर आप बाद में करोगे, तो इन टफ क्वेश्चन को, इनकी इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद अगर उन क्वेश्चन को करोगे ना, उनका फॉर्मूलाज भी क्लिक नहीं करता है। तो ऐसी गलती मत करना, बार बार बोलता हूँ। तो सर अब इसमें करना क्या है, सुनो, मुझे दोनों चीज डिसाइड करनी है कि लीज और बोरो एंड बाइंग, और ये भी बताना है कि कंप्यूटर का यूज जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो या तो आप लीज वर्सेस बोरो बाइंग को अलग कर लो, और चलो ठीक है, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग को अलग जस्टिफाई करने के बाद फिर ये बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर का यूज है कि नहीं। तो आप क्या करना, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग में से जो बेस्ट आपके लिए उसको लेना और फिर जस्टिफाई करना कि बोरो एंड बाइंग में से कौन सा बेस्ट है। ये मैं तीसरा अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप ऐसा करना चाहें, चलो मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, मैं ऐसे ही करवा देता हूं इसको, ठीक है। हालांकि जो सही आंसर है उसमें एक में तो सिंपली कंपेयर किया हुआ है लीजिंग वर्सेस बोरो एंड बाइंग को, और दूसरे के अंदर 2 बार अलग अलग लिया हुआ है कि भैया ये हमारे रेवेन्यूज हैं, ये हमारा लीज रेंट है वगैरह वगैरह, ये सब अलग अलग करके इस तरीके से कंपेयर किया गया है। तो कोई ना, हम क्या करते हैं, पहले एक डिसीजन लेते हैं कि लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग, क्यों ये आसान रहेगा हमारा, बिल्कुल सर ये हमारे लिए आसान रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं लीज की। आप खुद करके देखो इस क्वेश्चन, एक बार में सही आंसर आ जाए तो बता देना। तो पहले हम बात करते हैं लीज की, फिर बात करते हैं बोरो एंड बाइंग की। अगर मैं लीज पे लेता हूं तो क्या क्या मेरा आउटफ्लो रहता है। सर अगर मैंने लीज पे लिया 3 साल की लीज पे, तो हर साल 5 लाख रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, एडिशनल कितना जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में 6 लाख रुपए और जाएंगे। ओके, लीज रेंट एट द एंड पे आपको करना है और कुछ बात लीज के अंदर नहीं है, बस लीज में बस इतना सही, हाँ सर लीज में बस इतना सही। तो 5-5 लाख रुपए हर साल और थर्ड ईयर के एंड में 6 लाख रुपए का पेमेंट और कर देना है। तो सर कैसे होगा, सिंपली ईयर 1, 2,
3, अभी तो कुछ देना नहीं है। लीज रेंट 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 6 लाख, तो यहां पर टोटल 11 लाख का पेमेंट हो जाएगा। ये लीज रेंट की कहानी होगी। अब सर हमको इस पर खर्चा है तो टैक्स सेविंग देख लेते हैं। टैक्स सेविंग रेट 50%, तो 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000। ओके, अब इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अगर प्लस माइनस यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीज रेंट को माइनस साइन दे दीजिए और टैक्स सेविंग को प्लस साइन दे दीजिए। ये सब बाद में कर लेना, ये प्लस माइनस बाद में कर लेना। ओके, नाउ लीज रेंट आफ्टर टैक्स पता करते हैं। लीज रेंट आफ्टर टैक्स, लीज रेंट आफ्टर टैक्स, सर लीज रेंट आफ्टर टैक्स क्या होएगा, माइनस का 2,50,000, माइनस का 2,50,000 और सर ये 2.5 लाख थोड़ा ना हो गया, क्या टैक्स सेविंग, 11 लाख का आधा करो, 5.5 लाख होता है, 5.5 लाख। ओके, तो ये 5.5 लाख 10 वन। अब पी फैक्टर लगाओ और प्रेजेंट वैल्यू लेकर आओ। पी फैक्टर कौन सी रेट से लगेगा सर, पी फैक्टर के लिए रेट क्या लेना है सर, लीजिंग वर्सेस बोरोइंग बाइंग का डिसीजन है आपको, और कोई डब्ल्यूएससीसी थोड़ा ना दे रखा है। ये अच्छी बात की इन्होंने कि कोई डब्ल्यूएससीसी नहीं दे रखा है। 16% इंटरेस्ट रेट है, आप क्या करेंगे आफ्टर टैक्स करेंगे और आफ्टर टैक्स करके 8% रेट आएगा जो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है। 926, 857 और 794, 926, 857 और 794। ठीक है जी, ये मैं यहां लिख देता हूं एट द रेट 8%। कितना कितना, 926, 857 और 794, 794। नाउ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं सर। प्रेजेंट वैल्यू कितना सर, 2.5 लाख नेगेटिव है इंटू 0.926 एम प्लस, 2.5 लाख नेगेटिव है इंटू 0.857 एम प्लस और 5.5 लाख नेगेटिव है इंटू 0.794 एम प्लस एमआरसी किया। कितना कितना आएगा देखो, वापस से कर लेता हूँ, 2.5 लाख इंटू 0.926 एम प्लस, 2.5 लाख इंटू 0.857 एम प्लस। सर आप एम प्लस क्यों कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यूज है। अरे कोई बात नहीं, सारी नेगेटिव ही तो है। 0.794 एम प्लस एमआरसी किया 882 450, 882 450। तो अगर मैंने लीज पे लिया ना तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इतना आएगा 882 450। नाउ अब अगर मैं बात करूं किसका, बोरो एंड बाइंग का, अगर मैं बोरो एंड बाइंग का बात करूं तो बोरो एंड बाइंग के केस में इंस्टॉलमेंट गिवन था, टैक्स सेविंग पता कर लेंगे, इंटरेस्ट का डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी पता कर देता हूं। चलो क्या क्या है इंस्टॉलमेंट, अगर मैं इसमें बात करूं इंस्टॉलमेंट मुझे चाहिए एक तो इंस्टॉलमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है ईयर और इंस्टॉलमेंट, ईयर और इंस्टॉलमेंट 1 2 3। इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी है सर, इंस्टॉलमेंट थी कितना सर, इंस्टॉलमेंट है 852 1122 और 986। 852 1122, 852 1122 और 986, 9,86,000, 9,86,000। ओके जी,
9,86,000 इंस्टॉलमेंट हो गया। नाउ और क्या चाहिए सर, इंस्टॉलमेंट आउटफ्लो हो जाता है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह। तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो ईयर 1, 2, 3 इंटरेस्ट कितना कितना सर, इंटरेस्ट तो हमको गिवन है ना, हाँ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 3,52,000, 3,52,000, 2,72,000 और 1,36,000, ये इंटरेस्ट हो गया। और डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा ना, 60% पहले साल में, बाकी बाकी रिमेनिंग कब, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो डेप्रिसिएशन देखा मैंने, डेप्रिसिएशन 22 लाख का 60%, 22 लाख का 60% फर्स्ट ईयर में, और इसका मतलब 22 लाख का बाकी बचा हुआ 40% सेकेंड ईयर में। सर ये 22 लाख इंटू 60% अगर हम करें तो आता है 13,20,000, 13,20,000, और बाकी 40% के लिए माइनस इक्वल टू कर दिया 8,80,000। दोनों का टोटल लगा के आप टैक्स सेविंग देख सकते हो। तो टैक्स सेविंग कितना आएगा, टैक्स सेविंग एट द रेट 50%, तो 3,52,000 प्लस 13,20,000, 16,72,000 इंटू 50% किया 8,36,000, 8,36,000 का टैक्स सेविंग। फिर उसके बाद 2,72,000 प्लस 8,80,000 इंटू करना इंटू 50%, 5,76,000, 5,76,000, और फिर इधर तो डेप्रिसिएशन है नहीं, तो 1,36,000 केवल इंटरेस्ट है, तो इसका टैक्स सेविंग 50%, 68,000, ये टैक्स सेविंग भी आ गया। ओके सर। सर आपने लीज और बोरो एंड बाइंग में इनको तो कंसिडर किया नहीं, मैंने पहले भी कहा था, चाहे लीज पे लूंगा चाहे बोरो करके बाय करूंगा, ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट तो कॉमन है, तो मुझे इसको अपने डिसीजन क्राइटेरिया में इन्वॉल्व अभी हाल फिलहाल तो नहीं करना, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ लीज वर्सेस बोरो एंड बाय। तो ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे लीज पे लूंगा चाहे बोरो करके बाय करूंगा, ये रेवेन्यू तो मिलना ही, ये 9 लाख तो लगना ही है, ये 1 लाख तो लगना ही है। तो भैया फिर ये तो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट हो गया ना। बिल्कुल सर। टैक्स सेविंग हो गया, हाँ सर टैक्स सेविंग हो गया। और क्या होगा यहाँ पर, और आपको ना 10 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेगा, उस पर भी 50% टैक्स लगेगा। कब मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में मिलेगा। ठीक है सर, ये तो अलग है ना लीज वर्सेस बोरोइंग बैंक में, बिल्कुल, तो इसको कंसिडर कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, डन। इतना ही होता है। हाँ सर, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, टैक्स सेविंग निकाल लेते हैं, फिर वो कॉलम टेबल बना देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की, यहाँ पे भी लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो -882,450। ठीक है सर। अब अगर आपको ये सब लिखना हो प्लस माइनस तो लिखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है इधर। ठीक है ना, लास्ट में प्लस माइनस लगा देंगे, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कर लेने दो, वरना फालतू प्लस माइनस में दिमाग घूम जाएगा। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर क्वेश्चन वाला बोले ना प्लस माइनस साइन यूज करो तो ठीक है, एग्जाम में हमारे पास ऐसे ही ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, तो दिमाग लगे तो ठीक है करना, वरना कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से चलते रहना। ईयर 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट आउटफ्लो कितना कितना, 852, 11,22,000 और 9,86,000, 9,86,000। ओके, ये ईयर 1, 2 और 3 हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। अब टैक्स सेविंग देख लेते हैं।
टैक्स सेविंग इनफ्लो होता है। टैक्स सेविंग कितना कितना सर 8,36,000, कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा और एक्सीड हो जाता तो इनफ्लो से ज्यादा तो आउटफ्लो से ज्यादा तो इनफ्लो हो जाता 68,000। और थर्ड ईयर में एक काम करना, थर्ड ईयर में एक चीज और देख लेना, क्या वो सैलवेज वैल्यू, और वो भी कैसा, आफ्टर टैक्स लो, आफ्टर टैक्स। तो कितना आएगा सर आफ्टर टैक्स, तो 10 लाख, 10 लाख को 50% लेस कर देना। क्यों सर, पूरा 10 लाख प्रॉफिट होगा क्या? हाँ, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया सर, हमने ना डेप्रिसिएशन किधर गया, पहले साल 13,20, दूसरे साल 8,80, तो पूरा सर है ना हमने 22 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो अभी 2 साल बाद ये एसेट की वैल्यू खत्म होगी है, बुक वैल्यू खत्म। फिर थर्ड ईयर में 10 लाख अगर मिल रहा है तो पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा ना, पूरा 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर, तो 10 लाख का 50% अगर हम टैक्स देते हैं तो भी 50% हमारे पास रह जाएगा। आफ्टर टैक्स सैल्वेज वैल्यू। ओके, नाउ नेट कैश आउटफ्लो देख लो। नेट कैश आउटफ्लो कितना आएगा सर, 852 का आउटफ्लो है, 8,36,000 का इनफ्लो है, नेट 16,000 का आउटफ्लो हो गया। ओके, फिर उसके बाद 11,22,000 का आउटफ्लो है, 5,76,000 का इनफ्लो है, तो नेट आउटफ्लो 5,46,000 का रह गया। ओके, फिर 986,000 आउटफ्लो माइनस 68 किया, इनफ्लो 9,18,000 का आउटफ्लो है, और 5 लाख का क्या है, इनफ्लो। ओके सर, नाउ पी फैक्टर लगाओ, कौन सा रेट से, वही 8%, और प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या आ रहा है, पी फैक्टर 8%, 8% 0.926, 0.926, 0.857, 0.794, डन, बस। और यहां पर भी 0.794। नाउ प्रेजेंट वैल्यू देखो कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 16,000 इंटू 0.926 एम प्लस, 546 इंटू 0.857 एम प्लस। ओके, वापस कर लेते हैं, 16,000 इंटू 0.926 एम प्लस। ओके, 5,46,000 इंटू 0.857 एम प्लस, 9,18,000 इंटू 0.794 एम प्लस, और फिर बाकी सब अगर तुमने एम प्लस किए तो 5 लाख इंटू 0.794 को एम माइनस कर देना, एम आर सी आया 8,14,630, आउटफ्लो है, आउटफ्लो, तो दिस वन आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब बताओ, इस कंप्यूटर को लीज पे लेना बेटर है जहां पे आउटफ्लो 882,450 है, या बोरो एंड बाइंग का केस बढ़िया जहां पे 8,14,630 है? सर बोरो करके बाय करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि लीज पे लिया तो 8,82,450 लगेगा, आउटफ्लो हो रहा है, और यहाँ पर बोरो एंड बाइंग में सिर्फ 8 लाख, सिर्फ तो नहीं कहूंगा, 8,14,630, थोड़ा सा बेटर है। सो क्या बेटर है, इट इज बेटर टू परचेज द एसेट, टू पर बेटर टू परचेज द एसेट। वाओ, ये डिसीजन जाएगा 882,450 और इधर 8,14,630, करेक्ट। अब इनका जो एक सॉल्यूशन है ना वो यहीं पे एंड हो गया है, इनका जो सजेस्टेड आंसर में एक सॉल्यूशन दिया है वो यहां पर एंड हो चुका है, खत्म। मतलब सर अगर हम इतना सा करके आएंगे तो पूरा नंबर दे देंगे ही बस,
बिल्कुल, जिसने भी इतना करके आया होगा उसको पूरा नंबर दे दिया होगा, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा नहीं है आंसर, इसीलिए उन्होंने अल्टरनेटिव करके लिखा, बट एक्चुअली उनको अल्टरनेटिव लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था। अब उनको जज करना चाहिए था क्या, कि भैया यहाँ पे तो परचेज करना बेटर है। अब देखो कि लीज और परचेज में से तो हमने जज कर लिया कि परचेज कर लो, परचेज करके हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा वो डिसाइड करना है। ओके, नाउ अब क्या जाएगा सर, अब डिसीजन जाएगा क्या, वेदर कंप्यूटर कंप्यूटर्स यूज इज जस्टिफाइड। ये बोला ना, क्या कंप्यूटर को यूज करना जस्टिफाइड होगा कि नहीं होगा, कंप्यूटर्स यूज बी जस्टिफाइड। ओके, तो अब इसका डिसीजन देना। अब इसका डिसीजन में क्या जाएगा, तुम्हारा हर साल का रेवेन्यू में से तुम्हारी हर साल की कॉस्ट वगैरह हटा दो, और ये बोर एंड बाइंग का आउटफ्लोज वगैरह, टैक्स सेविंग वगैरह, ये सब तुमको कंसिडर करना है। अब कैसे करोगे सर, इंस्टॉलमेंट के नाम पे आउटफ्लो अपने को पता है, ठीक है, टैक्स सेविंग हम देख चुके हैं, आफ्टर टैक्स सेल्वेज वैल्यू भी हम देख चुके हैं, नेट कैश आउटफ्लो पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू आ चुका है। तो मशीन खरीदने का मामला तो इधर सेटल। अब इसके अलावा अगर इन आइटम्स के अलावा अगर तुम्हें कुछ नजर आता है तो वो तुम देख लो, इन आइटम्स के अलावा तुम्हें कुछ नजर आता है तो तुम देख लो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, इन आइटम्स के अलावा ऐसी कहानी है कि वेदर कंप्यूटर्स यूज इज जस्टिफाइड। तो देखो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो परचेज की कॉस्ट में आ गया। अभी हम देखते हैं वेदर कंप्यूटर यूज इज जस्टिफाइड, तो देखो क्या क्या होगा, कैसे करें सर, प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो if asset is या if computer is purchased, कितना 8,14,630। ओके, एक्सक्लूडिंग क्या क्या, एक तो रेवेन्यू, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक वो स्टार्टअप कॉस्ट। इन तीन चीजों को अभी तक हमने ध्यान में नहीं रखा है, बाकी हमारा आउटफ्लो आ गया है। तो अब इन तीन को भी ध्यान में रखते हुए हम कर लेते हैं क्या क्या। देखो रेवेन्यू है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट वगैरह है, रेवेन्यू, अच्छा ये तो आउटफ्लो हो गया, ये तो आउटफ्लो हो गया। सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू देख सकते हो आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, या आप अगर चाहें तो एक साथ करना चाहें तो इन सबको एक साथ कर सकते हो, ये लो सेकंड नंबर। अब क्या लगाओगे, अगेन ईयर 1 2 3, रेवेन्यू लिखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना, अच्छा जीरो से जीरो भी लिखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना, ठीक है, फिर प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, फिर पीबीटी लेस टैक्स पीएटी ये सब करना पड़ेगा तुमको फिर, ठीक है। या फिर एक और आइडिया जो मैं पहले कर रहा था, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंटेशन वाली बात है, प्रेजेंटेशन वाली बात है कि क्या करें, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ये सब करके पीबीटी लेस टैक्स पीएटी करके ये काम भी कर सकते हो, फिर वापस पीएटी कैश फ्लो जाएगा, या फिर आप हर आइटम को अलग अलग ही जज कर लो। आप लिखो रेवेन्यू आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, टाइम लगेगा बट गलती नहीं होगा, रेवेन्यू आफ्टर टैक्स, ईयर 1 2 3, रेवेन्यू कितना कितना था सर, 22,50, 25 लाख और 27,50, याद है क्या तुमको, हाँ मुझे याद है, तुम क्वेश्चन में देख लेना ना, मुझे याद है 22,50,000। मैं डायरेक्टली ले लेता हूं रेवेन्यू आफ्टर टैक्स 22,50,000। सर ये आफ्टर टैक्स नहीं था, ये बिफोर टैक्स था, हाँ मुझे भी पता है, मैं आफ्टर टैक्स कर दूंगा अभी,
25 लाख और फिर 27,50,000। आफ्टर टैक्स करेंगे तो इंटू क्या करना होगा, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। तो जस्ट हाफ कर दो, 11,25,000, 12,50,000 और फिर 27,50,000 इंटू 50%, 13,75,000। ठीक है जी, 13,75,000। तो 22,50,000 इंटू 50%, 25 लाख इंटू 50% और 27,50,000 इंटू 50%। डन। ये रेवेन्यू आफ्टर टैक्स आ गया। नाउ पी फैक्टर लगाओ और प्रेजेंट वैल्यू देख लो। पी फैक्टर 8% है, 926,857, 794। नाउ प्रेजेंट वैल्यू 11,25,000 इंटू 0.926 एम प्लस 12,50,000 इंटू 0.857 एम प्लस 13,75,000 इंटू 0.794 एम प्लस एमआरसी किया, यह आया 32,04,750। ओके सर, ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? ये इनफ्लो है, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। नाउ थर्ड वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल 9 लाख है, और 9 लाख को क्या करना पड़ेगा सर? आफ्टर टैक्स तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आफ्टर टैक्स करेंगे तो, और हर साल है ना? हाँ हर साल है, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यूमुलेटिव कितना आएगा? 0.926 प्लस 0.857 प्लस 0.794। सर यार 2.577, 2.577 देखो जरा कितना आ रहा है सर? 4.5 लाख हो गया इंटू 2.577, 11,59,650। ओके सर, ठीक है, 11,59,650। अब इतनी सारी कैलकुलेशन होती है ना, तो क्या करना चाहिए भैया? ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे ना तो दिमाग कम तपेगा। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ना, स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट 1 लाख बता रहा था। तो ईयर 0 और 1, सर ऐसा 0 1 क्यों बताया? कैश फ्लोज देखो, 0th ईयर में 1 लाख लग रहे हैं, लेकिन इस 1 लाख पर 50% सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, टैक्स सेविंग इस 1 लाख का 50%, 50% रेट है ना टैक्स का? बिल्कुल, तो 1 लाख का 50% टैक्स सेविंग कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में। नाउ पी फैक्टर 8% से देखे तो 0th ईयर का तो 1, और ये पॉइंट फर्स्ट ईयर का 926.926। नाउ प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख नेगेटिव, और इधर 50,000 इंटू 0.926 पॉजिटिव, 46,300, 46,300। ओके डन। माइनस कर देता हूं 1 लाख, तो 53,700 नेगेटिव। अब आप देख लो, नाउ कंपेयर कर लो। अब आपका एनपीवी कितना आएगा? आप ये मान सकते हो एनपीवी कितना आएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा आपका? आप रेवेन्यू देखो कितना है, 32,04,750, 32,04,750। ओके सर, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? माइनस करो वो 8,14,630, 8,14,630 माइनस करो क्या? 11,59,650, 11,59,650 और माइनस क्या करना है? 53,700, 53,700। चेक करो, 32,04,750 माइनस करेंगे 81,4,360, माइनस करेंगे 11,59,650,
650 माइनस करेंगे 53,700। सर ये आएगा 11,17,7,040 11,17,7,040। अब उनका कितना भी आ रहा हो अपने को मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उनका अल्टरनेटिव में कितना आ रहा है सर? परचेज के केस में उनका दिखा रहा है 11,76,770। ठीक है, अपने बराबरी करीब है ना। और लीज रेंट दिखा रखा है, रेवेन्यू दिखा रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स है, नेट कैश इनफ्लो, पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू 11,08,950 कर रखा है। अल्टरनेट में कुछ भी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है ना। बिल्कुल। तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने को इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ट्रेनिंग कॉस्ट उसमें भी लगनी है, इसमें भी लगनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें भी लगना है, इसमें भी लगना है, रेवेन्यू उसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिर क्या टेंशन है ना। सर इसमें और कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट का खर्चा वगैरह कंसिडर करना हो? इंटरेस्ट का मैं आउटफ्लो यहाँ पे देख चुका हूँ, उसकी टैक्स सेविंग भी मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग में यहाँ पे देख चुका हूँ, सेल्वेज वैल्यू में यहाँ पे देख चुका हूँ। तो मुझे ये सब कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। इन्होंने वापस सेल्वेज वैल्यू नहीं देखा क्या? सेल प्रोसीड भी 10 लाख देख रखा है। ठीक है, ओके। एक बार मैं हर एक फैक्टर को मैच कर लेता हूँ, कहीं अल्टरनेटिव में मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। 22,50,000, 25,00,000, 27,50 मैंने भी लिखा, बिल्कुल लिखा। आफ्टर टैक्स किया, बिल्कुल मैंने आफ्टर टैक्स है, ये एक साथ कर देंगे। 1 लाख का ट्रेनिंग कॉस्ट है, इन्होंने भी लिखा, मैंने भी लिखा। ओके, फिर उसके बाद 9 लाख 9 लाख 9 लाख मैंने भी लिखा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने उनको आफ्टर टैक्स कर दिया। मैंने हर आइटम को आफ्टर टैक्स किया, उसमें नहीं किया, उसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज की तरह ट्रीट किया है। इंटरेस्ट उन्होंने कंसिडर किया, मैंने ऊपर ही कर लिया था। सेल प्रोसीड उन्होंने कंसिडर किया, मैंने ऊपर ही कर लिया था। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख रुपए मैं ऊपर कैल देख चुका था क्या? नहीं, 1 लाख रुपए ऊपर कहाँ देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लाख का सेल प्रोसीड में ऊपर देख चुका था। कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ गया इसका। फिर इसने टैक्स सेविंग देखा, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग देखा, ट्रेनिंग कॉस्ट का टैक्स सेविंग भी देख लिया है, प्रिंसिपल पेमेंट भी देख लिया है, सब तो देख लिया। तो भाई मेरा और इसका तो सेम आना चाहिए। ठीक है ना, मेरा और इसका सेम आना चाहिए। कोई ना, हो सकता है कोई पी फैक्टर वगैरह में 924, 926, 857 और 794 पी फैक्टर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है? कुछ नहीं है। इसने 11,76,770 लिखा ही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। और मेरा 11,77,040 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। कोई मामूली से रुपए में फर्क है, वो कोई रीजन से हो सकता होगा, अपने को दिमाग नहीं लगाना। ओके सर, कोई कैलकुलेशन वगैरह अपनी मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लेना ना। 22,50,000 इंटू 50% इंटू 0.926 एम प्लस 25 लाख इंटू 0.50 इंटू 0.857 एम प्लस 27,50,000 इंटू 0.5 इंटू 0.794 एम प्लस एम आर सी 32,04,750 करेक्ट है। 8,14,630 तो मेरा और इसका मैच कर ही रहा था, पहला बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा था, तो मैंने उसी को लिया। फिर उसके बाद 9 लाख का कॉस्ट है, तो 9 लाख का कॉस्ट था तो मैंने 9 लाख लिया इंटू 50% इंटू 2.577, 11,59,650, ये भी करेक्ट है। 1 लाख का स्टार्टअप कॉस्ट लग रहा था, वो जीरो ईयर में देखा, फिर उस पर टैक्सिंग 50,000, ये भी करेक्ट है 0.926 के लिए। ठीक है ना, 50,000 इंटू 0.926, 46,300 माइनस 1 लाख किया 53,700, सब सही है। वापस 32,04,750 माइनस 814,630 माइनस 11,59,650 माइनस 53,700। ओ फाइनल इधर ही गलत था, इधर गलत था, 11,76,770। बताओ, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके आ गए, इधर सिंपल माइनस करने में गड़बड़ कर गए। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ना, एक बार कैलकुलेशन को वापस कर लेना चाहिए। 11,76,770 रुपए आ रहा है अपने।
ठीक है जी। और अब इन्होंने लीज रेंट को लेके और कंपेयर किया, 5 लाख, 5 लाख, 11 लाख, इसको लेके फिर से चीजों को कंपेयर किया है। आंसर में 5 लाख, 5 लाख, 11 लाख को लिया। सजेस्ट आंसर देखना कभी तुमको देखना हो तो, ठीक है ना, है ना। ओके, सजेस्ट आंसर 5 लाख, 5 लाख, 11 लिया, फिर 22, 50, 1 लाख का ट्रेनिंग कॉस्ट, 9 9 लाख लिया, 1 लाख, 8.5 लाख ये सब किया, ठीक है। और कॉस्ट सेविंग देखा वगैरह सब किया, लेकिन इस बार इसका आंसर मेरे आंसर से अलग आ गया। फिर सर अभी अलग क्यों आया? नहीं, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया ही नहीं ना, है ना। अभी अगर कैलकुलेट करूं आउटफ्लोज, तो मेरा तो ऐसा आएगा कि 3204 750 तो ये हो गया रेवेन्यू, माइनस 11,159,650 ये हो गया, माइनस 53,700, माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये तो माइनस, हाँ सही था ना, माइनस ही करना था। 3204 750 माइनस 11,159,650 माइनस 53,700, तो नेट इनफ्लो बचा 19,91,400। और लीज में कितना जा रहा था? अब लीज में जितना इसका जा रहा है उतना मेरा जा रहा है, कंपेयर किया बराबर आ रहा था, 882,450, 882,450। तो अगर 882,450 लेस करता हूं तो 11,08,950 आता है, बिल्कुल। हाँ करेक्ट है, इसका 11,08,950 ही आ रहा है, करेक्ट है सर, करेक्ट है। अब लीज पे लूंगा तो मेरा एनपीवी 11,08,950 आएगा, और अगर मैं परचेज करके कर रहा हूं तो 11,76,770 आ रहा है। आप वो भी करके दिखा सकते हो, लीज पे लेकर भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा बढ़िया, किधर एनपीवी ज्यादा आ रहा था? सर अगर हम एसेट को खरीद लेते हैं ना तो एनपीवी ज्यादा आ रहा है, तो बेटर है कि एसेट को खरीद लिया जाए। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इतना सब करने की जरूरत नहीं है, लीज वाला बताने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों में से सिलेक्शन किया, लीज वर्सेस बोर एंड बाइंग में से क्या, बोर एंड बाइंग। फिर बोर एंड बाइंग जब हमने कर लिया तो फिर अब उसके अकॉर्डिंग हमने देखा एनपीवी, बस आ गया, क्लियर है। तो डिसीजन देना है, दे दो, क्या देना है? इन लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग, डिसीजन इन लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग डिसीजन, बोरो एंड बाइंग इज बेटर, as present value of cash outflow is, present value of cash outflow is lower, ओके। नाउ अब क्या करना सर, बोर एंड बाइंग बेटर है, बिल्कुल बोर एंड बाइंग बेटर है। अब क्या करें सर, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है क्या कि बोर एंड बाइंग अगर हम करते हैं तो क्या बेनिफिशियल है, देख दो। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, if we purchase computer, we purchase computer by taking a loan at the rate 16%. Since NPV is positive, we purchase computer by taking a loan, then it is justified to use computer. तो कंप्यूटर को यूज करना क्या है, जस्टिफाइड। कंप्यूटर को यूज करना क्या है, जस्टिफाइड। ओके सर, डन है। अब देखो कितना टाइम लग गया, करीब 45 मिनट लग गए हैं अपने को इस क्वेश्चन को करने में। 45 मिनट, 45 मिनट्स, समझ पा रहे हो, 45 मिनट्स हमको लगे हैं इस क्वेश्चन को करने में। सर फिर भी बहुत सही कर दिया, हाँ 45 मिनट्स में हमने 7 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है। सर एग्जाम में कितने मार्क्स का आया था ये, अगर हम बात करें जून 18 में जाकर, तो ये एग्जाम में आया था
10 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। और 10 नंबर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा 1.8 के हिसाब से अगर देखें सर, 1.8 कैसा, 100 मिनट, 100 नंबर का पेपर होता है, 180 मार्क्स का पेपर होता है। हर एक नंबर के लिए, हर 100 मिनट के लिए 180, हर 100 नंबर के लिए अपने को 180 मिनट मिलते हैं, मतलब हर एक मिनट के लिए आपको एक नंबर के लिए आपको 1.8 मिनट मिलता है। तो 10 नंबर के लिए हमको 1 to 1.8 करेंगे अगर, तो 18 मिनट मिलते हैं। 18 मिनट में तुमको ये क्वेश्चन करना है। 20 ले लो, अरे 25 ले लो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर, उससे ज्यादा ले रहे हो मतलब गड़बड़। अगर 45 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को किया जा रहा है, पता नहीं, पता चले कि गलती हो गई, कट कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, लग जाता है टाइम। सर 45 मिनट थोड़ा लगेगा, अरे गलती होती है ना। अगर मान लो हमने थोड़ा यहाँ तक किया और हमको लगा अरे यार ये सही नहीं है, अभी ये वाला तरीका सही नहीं, आगे चल के पता चला कि नहीं ये नहीं, ये इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो मामला गड़बड़ा जाता है, फिर अपने को टाइम लग जाता है। तो जितना लेंदी क्वेश्चन आपको लगे उसको बाद में करें, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो उनको पहले करें, ऐसे पीएम डेरिवेटिव पहले करें। ओके सर, बात समझ में आ गई? आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके सर, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। सर ये क्वेश्चन है ना, बताऊंगा नहीं मैंने कहा पूछा था, बट पूछ रखा है। ओके, तो हम फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, है ना, टाइम कम लगेगा अपने को। बिल्कुल सर, देखो कितना, अ कंपनी विशेस टू एक्वायर एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख। हाँ आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, है ना। और यार बच्चा दिमाग पे जोड़ा रहे, हमसे कब पूछा रहा है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। कंपनी विशेस टू एक्वायर, बस लास्ट में जाते हुए एक चीज बहुत अच्छी है, बड़ा ट्रिक तरीके से उसको सॉल्व करना होगा, बाकी सब बढ़िया है। अ कंपनी विशेस टू एक्वायर एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख, ओके, 1 लाख रुपए का एसेट एक्वायर करने का सोच रहा है। कंपनी हैज एन ऑफर फ्रॉम बैंक टू लैंड एट 18%, या तो पैसा 18% से बोरो कर लो। प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कैसे होगा, इन इक्वल 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का बोल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए को 5 इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे तो कितना, 20-20 हजार रुपए। ओके, a leasing company has also submitted a proposal to the company to acquire the asset on lease at the year end lease rental। अच्छा, हम लीज पे ले लीजिए, हम आपको हर 1000 रुपए पे 280 रुपए का लीज रेंट चार्ज करेंगे। तो सर 1 लाख रुपए पे कितना लीज रेंट चार्ज करेंगे, आप सीधा सीधा बताइए सर। 280 रुपए लेंगे लीज रेंट 1000 की एसेट पे, तो 1 लाख पे कितना लोगे, 28 हजार रुपए का आप लीज रेंट बता रहे हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। एसेट लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर विद रेजिडल वैल्यू कितना, 10,000, एंड द कॉस्ट नेट ऑफ रेजिडल वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड इक्वल। डेप्रिशिएशन कैसे लगाना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे डेप्रिशिएशन लगाना है हर साल इन इट्स लाइफ। ओके सर, तो क्या मैं लीज पर लूंगा तो मुझे रेजिडल वैल्यू मिलेगा? सर लीज पर लेने पर तो रेजिडल वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं बोरो करके बाय करता हूं तो मुझे रेजिडल वैल्यू जरूर मिलेगा। ओके, assume that this is the only asset of its class so that at the end of the 5th year, बड़ा ध्यान से पढ़ना, खतरनाक लाइन दी है, खतरनाक क्यों अभी पता चल जाएगा। दिस इज द ओनली एसेट ऑफ इट्स क्लास सो दैट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मतलब ये बोल रहे हैं आप उस ब्लॉक में टैक्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक बना के डेफिनेशन लगा देना, उस ब्लॉक में वही डेप्रिसिएशन है, इसलिए 5th ईयर के एंड में देयर विल बी अ कैपिटल गेन और लॉस विद 20% टैक्स इफेक्ट। ओके, लास्ट ईयर क्या होगा सर, लास्ट ईयर क्या होना है, यहां पर गेन, लास्ट एसेट है, गेन या लॉस होना है, ठीक है, गेन या लॉस होगा 20% टैक्स इफेक्ट के साथ व्हेन द एसेट इज सॉल्ड। टैक्स रेट कंपनी का कितना है, 50। तो सर इसमें क्या है, प्रॉफिट पर टैक्स, प्रॉफिट होगा तो टैक्स दे देंगे, लॉस होगा तो टैक्स सेविंग हो जाएगा। हाँ मैंने कहा अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या पूछा उसने, फॉर व्हाट मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर विल द डिसीजन टू बोरो एंड ऑन द एसेट बी प्रेफर टू द लीजिंग। लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कितना मिले कि बेटर हो जाए, लीजिंग के बजाय बोरो एंड बाइंग बेटर हो जाए, बताइए सेल्वेज वैल्यू कितना मिले। अरे सर सेल्वेज वैल्यू तो दे रखा था ना,
अरे इन्होंने तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू दिया, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि भाई कितना सेल्वेज वैल्यू मिले, मतलब ये तो मुझे लास्ट में बुक वैल्यू रखना है, 5 साल बाद एसेट का बुक वैल्यू मुझे 10,000 रखना है। अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे बेचने से कितना मिले, मिनिमम सेल वैल्यू कितना मिले एसेट को बेचने से 5th ईयर में, कि मैं बोरो एंड बाइंग डिसीजन को ऑप्ट कर लूं, लीजिंग के बजाय बोरो एंड बाइंग को ऑप्ट कर लूं। ओके सर, तो वही सर दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। इस बार लीज रेंट एक्स अमाउंट नहीं है, इस बार सेल्वेज वैल्यू एक्स अमाउंट है, सेल्वेज वैल्यू को एक्स मान के काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट एनुअल कैश फ्लो दिखने में सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना एक्चुअली अच्छा है नहीं। लग रहा है तो ट्राई करके देख लो। प्रेजेंट एनुअल कैश फ्लो एंड अराइव एट द डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर ईच ईयर शोइंग सेल्वेज वैल्यू सेपरेटली, सेल्वेज वैल्यू को अलग से दिखाना, लोचा इसी में। यूज पी फैक्टर्स एज प्रोवाइडेड, राउंड ऑफ द कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रूपी, एज्यूम कैश फ्लो ऑन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आल्सो एट गिवन। देखो पी फैक्टर्स दे नहीं रखे हैं, उसने बोला एज प्रोवाइडेड, ठीक है, दे नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, मैं दे देता हूं, मैंने जो पी फैक्टर्स लिए हैं वो आपको लिखवा देता हूं। क्या क्या पी फैक्टर्स है वो देखो। पीवी फैक्टर्स 9% से ना, ईयर कितना साल है सर, 5 साल है ना, 5 साल। ओके, ईयर 1 2 3 4 5। पीवी फैक्टर्स, पी फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर, पी फैक्टर्स है 0.917, 0.842, 0.772, 0.708, 0.650, ये वाले यूज करने। ओके सर, पी फैक्टर एट द रेट 9%। सर 9% से क्यों, क्योंकि बोरो कर पा रहे हैं हम 18% से। अब हमको क्या करना है, लीज वर्सेस बोरो एंड बाइंग का केस है ना, तो इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t, इस रेट से डिस्काउंटिंग करना होगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कर लो कर लो, फिर अगर तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है कर लो, आगे चल के उलझ जाओगे कहीं ना कहीं, देखना। सर ऐसे श्राप दे रहे, अरे श्राप नहीं दे रहा, बता रहा हूं, ठीक है ना। पेरेंट्स और टीचर को अपने स्टूडेंट का सब पता होता है ना, कि किधर वो गलती कर सकता है, किधर वो फिसल सकता है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, तो लीज रेंटल है कितना सर, एक तरफ तो लीज रेंटल में आउटफ्लो देख लो और एक तरफ क्या देख लो, बोरो एंड बाइंग में देख लो। तो लीज रेंटल है कितना पर एनम सर, 1 लाख रुपए की एसेट पर चेक करना है, 1,000 रुपए की एसेट पर 280 का लीज रेंट, तो 28,000 रुपए का क्या हो गया है, 28,000 रुपए का लीज रेंट हो गया। नाउ प्रेजेंट वैल्यू देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, सर 28,000 का लीज रेंट जाएगा, आउटफ्लो है, तो उस पर टैक्स सेविंग भी होगा। टैक्स का रेट 50% है, तो मैं इस खर्चे को आफ्टर टैक्स कर लेता हूं, इनटू क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना लिया जाएगा, जरा देखना, उन पांचों फैक्टर्स का टोटल करना। 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 प्लस 0.650, 3.889, 3.889। ओके सर, 3.889 कितना आ रहा है, 14,000 इंटू 3.889, 14,000 इंटू 3.889 कितना आएगा, 54,446, 54,446। नाउ ओके, हैशटैग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो देख लेते हैं कहां पर सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो देख लेते हैं कहां पे, बोरो एंड बाइंग में।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जनरली वो हमसे ऐसा लीज रेंट कैलकुलेट करवाता है, तो लीज रेंट को एक्स मान के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्विवेलेंट रख देते हैं बोरेंट बाइंग के, बट इस बार लीज रेंट नहीं करवाया, कुछ अलग, कुछ अलग बात है इस क्वेश्चन में। हर बार वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ऐसा नया दे देते हैं और कहते हैं भैया करो दिमाग लगाओ। अब ये है ना, कोई फैकल्टी ऐसा नहीं होता कि भैया कोई फैकल्टी तुम्हारे को घूट कर पिला देगी, हर बार नया क्वेश्चन मिलता है, तो तुम बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करके जाओ, वहां पर और एक और नया क्वेश्चन मिलता है, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ अच्छे से करके आओ, समझा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट देखते हैं, तो इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे आएगा। 1 लाख का लोन था, 5 इंस्टॉलमेंट में देना था, प्रिंसिपल बराबर 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 कितना, 20-20 हजार। ओके, तो इंटरेस्ट कैसे जाएगा, देखो इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, ईयर 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट कितना बनेगा वो देखना पड़ेगा। तो सर ऐसा है, देखो आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, 1 लाख, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट एट द रेट, इंटरेस्ट का रेट था 18%, 18,000 हुआ। फिर प्रिंसिपल कितना पेमेंट हो जाएगा, 20,000 का, 20,000 का पेमेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, 80,000। फिर 20,000 का पेमेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, 60,000। फिर 20,000 का पेमेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, 40,000। फिर 20,000 का पेमेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, 20,000। फिर 20,000 प्रिंसिपल का पेमेंट हो जाएगा, तो अभी लोन का वैल्यू खत्म। चलिए अब इंटरेस्ट कितना सर, हर साल इंटरेस्ट भी अपन क्या करें, 80% करते चलेगा। देखो 1 लाख का फिर 80 जाएगा, फिर 60 जाएगा, तुम नॉर्मल कैलकुलेट करो, दिमाग मत लगाओ, 14,400। फिर मैं इंटू 80% कर देता हूँ, 11,520। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो 80% नहीं होगा, हाँ दिमाग नहीं लगाना। 1 लाख इंटू 18%, 18 हो गया, 80,000 इंटू 18% हो गया, 60,000 इंटू 18%, 10,800। 40,000 इंटू 18%, 7,200। सीधा सीधा रास्ता चलना, कोई भी उल्टा रास्ता मत लेना, रास्ता जाना पहचाना होता है तो सफर आसान हो जाता है। ओके, वाह सर क्या बात कह दी है ना। इंस्टॉलमेंट देखो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दो, 20 और 18 38, 34,400, 30,800, 27,200, 23,600। ओके जी, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पता है, और डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कैसे आएगा सर, कैलकुलेट कर देंगे, ईयर 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट कितना कितना, 18,000, 14,400, 10,800, 7,200, 3,600। डेप्रीशिएशन कैसे आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रखना है, रेजिडुअल वैल्यू उसने बोला था 10,000 रख देना, और लाइफ 5 साल, तो 90,000 को 5 साल में लोकेट कर दो, कितना, 18,000, 18,000, 18,000। हर साल का डेप्रीशिएशन कितना, 18,000। ओके, नाउ इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन पे हमको क्या देखना है, टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन 50% से होगा, तो 18 + 18,
18 प्लस 18 इसका 50%, 18,000। फिर 14,400 प्लस 18,000 इंटू 50%, 16,200। फिर 10,800 प्लस 18,000 इंटू 50%, तो 10,800 प्लस 18,000 इंटू 50%, 14,400। ओके, 7,200 प्लस 18,000 इंटू 50%, 7,200 प्लस 18,000 इंटू 50%, 12,600। 3,600 प्लस 18,000 इंटू 50%, 3,600 प्लस 18,000 इंटू 50% किया तो 10,800 आ गया, 10,800। ओके, डन, 10,800। ये लो जी सर, ये तो हर बार हम करते ही आए हैं। लीज एंटल हो गया, आउटफ्लो में बोरोइंग बाइंग में आउटफ्लो हम पता कर रहे हैं। अब सर वो बड़ा वाला बनाना पड़ेगा ना अपने को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का एक और। बिल्कुल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर बहुत टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा ना तुमको। क्यों टेंशन लेते हो तुम लोग, क्यों टेंशन लेते हो? ईयर 1 2 3 4 5 क्या क्या आउटफ्लो? सर इंस्टॉलमेंट है। क्या इनफ्लो? सर टैक्स सेविंग है। नेट आ जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो। और पी फैक्टर लगाकर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। पी फैक्टर किस रेट से? 9% से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ओके, फटाफट से इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी? दिस वन, ये 5 इंस्टॉलमेंट। ये लो जी, ये मैंने 5 इंस्टॉलमेंट लिख दी। टैक्स सेविंग, ये लो जी मैंने टैक्स सेविंग लिख दी। अब नेट कर लो, नेट कितना आएगा? 38,000 माइनस 18,000, 20,000। 34,400 माइनस 16,200, 18,200। 30,800 माइनस 14,400, 16,400। 27,200 माइनस 12,600, 14,600। 23,600 माइनस 10,800, 12,800, 12,800। नाउ पी फैक्टर जो गिवन थे 0.917, 0.842 लिखवाए थे ना मैंने, दिए थे ना 772, वरना कैलकुलेट कर लो 9% से। 708 और 650, देखो जरा कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 64,982। अब एक बच्चा चिल्लाया, अरे सर। मैंने कहा क्या हुआ? अरे सर, मैं कहा क्या हुआ? अरे सर, सर आपने रेजिडुअल वैल्यू तो कंसिडर किया ही नहीं। इधर करो, अब अभी करोगे ना आप रेजिडुअल वैल्यू? मैंने कहा नहीं, वो रेजिडुअल वैल्यू 10,000 केवल और केवल क्या थी? डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए थी। अभी कितना मिनिमम सेल वैल्यू मिलेगा? 10,000 नहीं, कितना मिलेगा कि हमारा वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन है ये वो लीज से बेटर हो जाए, वो हमको पता करना पड़ेगा। तो ये इतना ही छोड़ दो, ये इतना ही छोड़ दो, अभी सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर मत करो ना। अब एज्यूम करो, यही तो गेम है सारा। एज्यूमिंग सेल वैल्यू ऑफ एसेट
10,000 नहीं है, सेल वैल्यू बताना पड़ेगा। सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मान लेते हैं एक्स होगी। तो क्या आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू बता सकते हैं? वो भी कैसा? नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स बता सकते हैं क्या? हाँ सर बता देंगे, उसमें कहां बड़ी बात है। मैं कहा देखो सर, एक्स अमाउंट में हम बेचेंगे, बिल्कुल बेचोगे, तो एक्स अमाउंट और 10,000 अमाउंट का जो डिफरेंस होगा उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो एक्स अमाउंट में अगर आप बेचते हो तो एक्स माइनस 10,000, एक्स माइनस 10,000, एक्स वैल्यू जितने में आप बेचो, मतलब 12,000, 13,000, 15,000, जितने में बेचोगे, नो आइडिया, 10,000 हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू थी। इस डिफरेंस अमाउंट पे 10,000 से जितना ज्यादा में तुम बेचोगे उस पर तुमको 20% टैक्स देना पड़ेगा, उस पर तुमको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर, करेक्ट लगाना ब्रैकेट। हाँ सर, एक्स माइनस क्या करना, एक्स माइनस 10,000 इंटू 20%। ठीक है सर, आप चाहें तो इसको पूरा ब्रैकेट में ले लें। एक्स वैल्यू में से क्या हटा देना, एक्स माइनस 10,000, दैट इज द प्रॉफिट एलिमेंट, दैट इज प्रॉफिट एलिमेंट, और उस प्रॉफिट पर 20% टैक्स। ओके सर, और फिर इसका क्या कर देना, प्रेजेंट वैल्यू। कब हो रहा है सर? ये हो रहा है फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में हो रहा है, तो फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर 0.650, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू जितना मिल रहा है दैट इज इनफ्लो, टैक्स जितना दे रहे हैं दैट इज आउटफ्लो। अब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नेट करके उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कितना आ रहा है सर? एक्स माइनस, एक्स को 20% से करेंगे 0.20x, और माइनस 10,000 को अगर हम 20% से करेंगे तो 2,000, 0.650। ओपन कर देते हैं अगर, तो x माइनस 0.2x तो 0.80x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2,000, और इंटू 0.650, ये इंटू 0.650 दोनों के लिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.80 को 650 से करोगे तो 0.52, और 2,000 को 0.650 से करोगे तो 1,300 रुपए। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज। ओके, अब क्या करें सर? अब ब्रेक इवन सिचुएशन के लिए क्या करना होगा? फॉर ब्रेक इवन सिचुएशन, फॉर ब्रेक इवन की लीजिंग और बोरो एंड बाइंग दोनों क्या रहे, सेम ऑप्शन रहे, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो, इतना रेजिडुअल वैल्यू मैं पता कर देता हूं। फॉर ब्रेक इवन सिचुएशन मेरा रेजिडुअल वैल्यू क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, किस केस में? इन बोरो एंड बाइंग के केस में, बोरो एंड बाइंग के केस में should be equals to present value of cash outflow किसमें? लीजिंग के केस में। ओके, बोरो एंड बाइंग में कितना था और लीज में कितना था? सर बोरो एंड बाइंग में तो ऐसा है, ये बोरो एंड बाइंग हमने कैलकुलेट किया था, इसमें 64,982 का, 64,982 का ये तो आउटफ्लो है, बट सेल्वेज वैल्यू कितना मिलेगा? सर सेल्वेज वैल्यू मिलेगा, अभी हमने एक्स अमाउंट मानते हुए किया है, कितना? 0.52x प्लस 1,300, 0.52x प्लस 1,300। और लीजिंग में, लीजिंग को बराबर रखें, लीजिंग में कितना था सर? लीजिंग में था हमारा 54,446, 54,446। ओके सर, सॉल्व करते हैं। 64,982 माइनस कर दो 0.52x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1,300, 54,446। ओके सर,
नाउ सॉल्व किया जाए तो 0.52x इक्वल्स टू 64982 में से मैं लेस कर देता हूं 54446 और लेस कर देता हूं 1300 9236. So x amount is 9236 divided by 0.52. 17,761 0.538 है तो 54 कर दो. तो अगर इतना सेल वैल्यू रहता है ना एसेट का, तब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन सिचुएशन रहता है, भले ही बोरो बाय कर लो चाहे लीज पे ले लो. लेकिन अगर इससे ज्यादा मिला, हेंस सर क्वेश्चन तो है ना तगड़े वाले हैं, बिल्कुल तगड़े वाले हैं. हेंस इफ सेल वैल्यू ऑफ एसेट, hence if a sale value of asset is more than 17,761.54, अगर वो सेल वैल्यू 17,761.54 से ज्यादा है, then purchasing of asset, is better than leasing. Done. हाँ भैया, ये लीजिंग से बेटर, इज बेटर देन लीजिंग. कब होगा? अगर सेल वैल्यू 17,761.54 से ज्यादा हुआ तो ये बेटर देन लीजिंग हो जाएगा. सर क्वेश्चन क्या है, खतरनाक होता है. अब मैंने तो आपको देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करवा दिया, ठीक है. पहली बात तो स्कैनर देखोगे वहां पे नहीं मिलेगा, अगर सजेशन आंसर वगैरह देखोगे समझ में नहीं आएगा उन्होंने कैसा किया. और अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं रखा, कुछ भी इधर उधर किया ना, पक्का गड़बड़ होगा, पक्का. सेल्वेज वैल्यू एक्स माना, सेल्वेज वैल्यू पहले मैंने निकाल दिया एक्स अमाउंट करके, आफ्टर टैक्स करके पता कर लिया प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, फिर इक्वेशन बना के जब सॉल्व किया तो बहुत इजी हो गया. अगर एक इक्वेशन में तुम इसको रखना चाहोगे ना, मान लो ये वाला पोर्शन तुम नहीं करो और डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन रख के बराबर करना चाहो तो गड़बड़ हो जाएगा. तो इतने प्लस माइनस होंगे ना कि तुमको भी नहीं पता चलेगा तुम्हारे कितने प्लस और कितने माइनस होंगे. ठीक है ना? ओके सर, क्लियर है ये वाली चीज? बिल्कुल, क्योंकि डाउट में रह जाएगा, गलती हो जाएगी, है ना. वो ऐसा सर, इससे तो वो डायलॉग है ना, वो छेदीलाल वाला है ना, कितने छेद करेंगे वाला, है ना. तो खैर छोड़ो, है ना, थोड़ा सा फालतू सा हो गया. चलो, तो कहने का मतलब है कितने प्लस माइनस करोगे इधर, अगर उसको लिखा तो भैया प्लस माइनस का पता नहीं रहेगा. तो अच्छे क्वेश्चन है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगता है, 1 घंटा 15 मिनट करीब हो रहा है, 1.25 घंटे का लेक्चर है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और हर बार ऐसा ही हो रहा है, हर बार यही प्रोसेस हो रहा है. ठीक है नहीं? चलो कोई ना, टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में. ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड